पहले पायदान पर जमाया कब्जा, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। एक्सीडेंट के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार युवक जिंदा जले हैं। शेरगढ़ से बालोतरा की तरफ ये कार जा रही थी। मृतकों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। आप तस्वीरें देखकर ये समझ सकते हैं कि हादसा कितना जोरदार रहा होगा। आग लगने के बाद कार सवार बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि कार सवारों की मौत एक्सीडेंट के बाद ही हो गई थी या फिर आग लगने के बाद हुई है। तो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। कार दुर्घटना का शिकार हुई और इसके बाद इस कार में आग लग गई। जो लोग इसमें मौजूद थे, जलने से उनकी मौत हुई है या हादसे के बाद ही उनकी मौत हो गई, ये फिलहाल जांच का विषय है। तो जोधपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई और इसके बाद इस कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ से बालोतरा की तरफ ये कार जा रही थी, तभी यह हादसे का शिकार हो गई। तो फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये नहीं पता चल सका है कि इसमें कौन लोग थे। ये जांच का विषय है। जांच के बाद इन तमाम सवालों के जवाब मिल सकेंगे। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या शिनाख्त हो पाई? कौन थे ये मृतक, कहां से आए थे? देखिए, अगर बात करें तो जो ये दुखद हादसा हुआ है, इसमें जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गाड़ी के नंबर या गाड़ी में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये कौन लोग थे और कहाँ जा रहे थे। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सोइत्रा शेरगढ़ का जो मार्ग है वहां पर यह हादसा पेश आया, जहां पर एक कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके बाद कार एक खड्डे में गिर गई और कार नीचे गिरने के साथ ही इसमें जो है आग लग गई और देखते ही देखते आग के गोले में कार तब्दील हो गई। इसमें सवार लोग कितने थे, इस बात की भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन खड्डे में कार होने के चलते लोग और साथ ही जो कार में जो बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही थी, जिसके चलते लोग उनके नजदीक नहीं जा पाए और अफसोस के अलावा कुछ कर नहीं पाए और ना ही उन्हें कोई बचा पाए। तो फिलहाल जो पुलिस है इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर कितने लोग सवार थे। चूंकि आग की लपटों के बीच में ड्राइवर तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कितने लोग सवार थे इस बात की जानकारी नहीं मिली और उनको आइडेंटिफाई फिलहाल पुलिस नहीं कर पाई है। जी चंद्रशेखर, ये हादसा हुआ कैसे? क्या ट्रक चालक की लापरवाही थी, उसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, चूंकि ये हादसा जो हाईवे पर हुआ है तो इस बात को लेकर जो प्राइमा फेसी कोई जो इसका सीधा गवाह नहीं है और चूंकि कार चालक की मौत हो चुकी है और इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो भी जिंदा जल चुके, तो इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर ये हादसा किस तरह से घटित हुआ। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी पुलिस के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि इसमें सवार लोग कौन थे, उनका पता लगाया जाए और उनके परिजनों को इस घटना को लेकर सूचित किया जाए। जी चंद्रशेखर, आजकल हम देख रहे हैं हाईवेज पर भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिससे कि कोई भी हादसे को रिकॉर्ड किया जा सके, जानकारी जुटाई जा सके। क्या उस हादसे पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है? देखिए, ये जो हाईवे है यहाँ पर कैमरे नहीं है। यदि कैमरे होते तो निश्चित तौर पर इस बात की जो है जानकारी मिल जाती, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि ये लोग कौन थे, इनके परिजनों से कैसे सूचित करो और किस तरह से जो कितने लोग थे ये पता लगाएगा। ठीक है चंद्रशेखर, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जयपुर से है। प्रतापनगर इलाके में फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। बदमाश तलवार, सरिया और पिस्तौल से लैस थे। बदमाश अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से भाग गए। घटना गोदावरी अपार्टमेंट में सी ब्लॉक की है। मामले में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर कुछ बदमाशों का खौफ देखने को मिला। कुछ लोग चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाश थार गाड़ी से आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। अपार्टमेंट में वहाँ चाय पी रहा था, कुछ लोगों ने आके उसकी गाड़ी पे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो गोदावरी अपार्टमेंट की तरफ भागा जी। तो पीछे से 4-5 लोग थे जिन्होंने पीछा करके उसे पीछे से गोली मार दी। कितनी गोली मारी है सर? 2 गोली जी। हाँ,
वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद उसको जीवन रेखा हॉस्पिटल, उसके बाद SMS जमा उसको मृत घोषित कर दिया। सर वारदात के वक्त अकेला था या कोई और भी साथ में? नहीं, साथ थी। कौन? एक दो उसके दोस्त रिश्तेदार साथ थे। हत्या की वजह से सामने आई है सर अभी तक? आपस में रंजिश। नामजद हुए को मिल जाए? हाँ, ध्यान कल जल्दी ट्रेस आउट करके पकड़ ली जाएगी। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की ये वारदात प्रतापनगर इलाके में सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में हुई, जहां पर महेंद्र मीणा नाम का युवक अपने रिश्तेदारों के साथ में चाय की थड़ी पर चाय पी रहा था और वहीं थार जीप में आए बदमाशों ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद महेंद्र मीणा, उसका साला संदीप और 2-3 अन्य साथी वहां से भाग कर निकले और बदमाशों ने सबसे पहले महेंद्र मीणा का पीछा किया, उसे गोली मार दी। करीब 100 मीटर तक अपनी जान बचाकर भागे महेंद्र मीणा के। गोली लगने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये निशान है, खून के निशान है, यहीं पर महेंद्र मीणा की सबसे पहले फायरिंग की गई, उसकी पीठ में गोली मारी गई, जिसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से महेंद्र मीणा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महेंद्र मीणा गंभीर घायल हो गया और महेंद्र की उपचार के दौरान SMS हॉस्पिटल में मौत हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं ये जगह जहां पर गोदावरी अपार्टमेंट का सी ब्लॉक है, यहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर महेंद्र मीणा आज देर शाम को अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साले संदीप और अन्य लोगों के साथ में चाय पी रहा था। सबसे पहले थार जीप में हथियारबंद बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बदमाशों ने महेंद्र मीणा की गाड़ी के टक्कर मारी, जिसके और बड़ी खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर हरिपुरा चौराहे पर गुंडों का तांडव देखने को मिला। दुकान के बाहर बैठे लोगों पर हमला किया गया है, आसपास की दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई है। CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। हमले की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर गुंडों के हमले में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 10 गाड़ियों में ये 40 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश आए थे और इसके बाद जमकर उत्पात मचाया। इस उत्पात के बाद पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर करीब 40 हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की जाती है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मारपीट और तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें हैं। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है। वहीं सवाई माधोपुर के बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने विद्युत वितरण निगम कार्यालय में पहुंचकर एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल विधायक को लगातार लोगों से बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विधायक बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंची और वहीं प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा पैसे लेने की शिकायत मिली तो विधायक ने तुरंत खड़े होकर कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। साथ ही कार्यालय से दूर रहने की भी नसीहत दे डाली। विधायक ने रजिस्टर की जांच की और किसानों को ट्रांसफार्मर समय पर देने की भी बात कही। और खबर अलवर से है। बानसूर थाना क्षेत्र में बानसूर कोटपुतली मार्ग पर तेज गति से आ रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बानसूर के कानपुरा का गांव का रहने वाला था और बानसूर से कोटपुतली बाइक से जा रहा था। बानसूर की नई सड़क पर हुए इस दर्दनाक हादसे में बाइक चकनाचूर हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने मृतकों की पहचान कानपुरा गांव निवासी प्रदीप, ललित, राजपूत, नवीन कुमार और राहुल के रूप में की है। और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर जंक्शन का कायाकल्प होने वाला है। उम्मीद है कि 3 साल बाद जब आप जयपुर जंक्शन आएंगे तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने की फीलिंग आएगी। जयपुर जंक्शन के कायाकल्प का काम भी शुरू हो चुका है। जयपुर जंक्शन के सेकेंड एंट्री गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बदलाव की जानकारी आम यात्रियों को नहीं है, इसीलिए उन्हें खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे की माने तो जयपुर जंक्शन यात्रियों को वर्ल्ड क्लास होने का एहसास देगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर पूरी तरह वातानुकूलित आधुनिक एस्केलेटर, आधुनिक लिफ्ट और आरामदायक लाउंज विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर जंक्शन के कायाकल्प पर कुल 577 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टेशन रीडेवलपमेंट के कार्य शुरू हो गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पे 9 स्टेशन जो है रीडेवलपमेंट के लिए अभी अंकित हो चुके हैं, जिनमें 5 पर टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। जयपुर स्टेशन का टेंडर का अवार्ड होने के बाद अब जो है फर्म ने काम भी करना शुरू कर दिया है। जयपुर स्टेशन पर लगभग 577 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसी क्रम में अभी जयपुर स्टेशन पर जो कार्य किया जाना है उसमें जैसे कि अभी सेकेंड एंट्री का जो पार्किंग और जो BRS का था उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि वहां पे सॉइल टेस्टिंग और जो राइट ऑफ वे है फॉर्म को वो दिया जा सके। जयपुर जंक्शन के
मोटे तौर पर दो बड़े मुख्य द्वार हैं, गेट नंबर 1 और जहां मैं खड़ा हूं वो गेट नंबर 2 है। ये रेलवे कॉलोनी की तरफ है और इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप मेरी तरफ देख सकते हैं, तमाम विंडो काउंटर और जो जो टिकट विंडो मशीनें हैं वो भी यहां पर बंद कर दी गई है। अब यहां पहुंचने वाले सैकड़ों यात्रियों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन यात्रियों को ये जानकारी भी नहीं है कि गेट नंबर 2 जो एंट्री गेट है जयपुर जंक्शन का वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये सब हुआ इसलिए है कि जयपुर जंक्शन का कायाकल्प किया जा रहा है, जयपुर जंक्शन को पूरी तरीके से मॉडर्न बनाया जा रहा है और इसी के चलते ये तमाम बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर जो पार्किंग थी उसे भी बंद कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सारे यात्री हैं जो यहाँ पर टिकट खरीदने के लिए पहुँचे, लेकिन इन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये सेकेंड गेट और यहाँ पर टिकट विंडो बंद हो चुकी हैं। कुछ दिन यात्रियों को अवेयर होने में लगेंगे क्योंकि 1 नंबर गेट के ऊपर तमाम सुविधाएं अभी भी चल रही हैं और आज से जयपुर जंक्शन का ये कायाकल्प शुरू हुआ है और आने वाले कुछ समय के अंदर जयपुर जंक्शन पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। बुधवार को आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने की। इस बैठक में पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू कराने का फैसला हुआ। इसमें बैठकर टूरिस्ट राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों को निहार सकेंगे। वहीं निजी टूर ऑपरेटर्स की तर्ज पर अब आरटीडीसी भी पैकेज टूर तैयार करेगा। इसमें पर्यटक आरटीडीसी की कार में बैठकर राजस्थान की सैर कर सकेंगे। बैठक का विषय जो कुछ पुराने बोर्ड्स की जो पेंडिंग इश्यूज थे वो हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जैसे हमने पैलेस ऑन व्हील को चलाई, उसकी समीक्षा करी। हमने अब तक पैलेस ऑन व्हील में 90 लाख रुपए कमा लिए और दिसंबर के महीने में वो 1 करोड़ से ज़्यादा, करीब 1.25 करोड़ का जो बुकिंग जिस हिसाब से आई है, तो हमारी 1.25 करोड़ के करीब हमारे आरटीडीसी को नेट प्रॉफिट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। G20 देशों की अध्यक्षता भारत के हाथ में है और भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक उदयपुर में आयोजित होगी। भारत को अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर के ऐतिहासिक इमारतों पर आकर्षक साज सज्जा करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर उदयपुर के सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, उस पर भी आकर्षक सजावट की गई है। यहाँ भी 7 दिसंबर तक आकर्षक लाइटिंग रहेगी और ये ऐतिहासिक इमारत जगमगाती रहेगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। 1 दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी खुशी के मौके पर देश भर के 100 मॉन्यूमेंट्स पर लाइटिंग करके जश्न मनाया जा रहा है। और उदयपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक 5 से 7 दिसंबर के बीच में उदयपुर में आयोजित होगी। तो इस समय मैं उदयपुर के एकलिंग जी के समीप स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर में मौजूद हूँ और ये पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ ये मंदिर आता है। इसे सास बहु मंदिर के रूप में भी पूरे देश में पहचाना जाता है। यहाँ पर जो कला देखने को मिलती है वो वाकई में अनूठी है और इसी वजह से इस कला को संरक्षित करने के लिए इस मंदिर को पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ दिया गया है। आप देखिए कि खूबसूरत लाइटिंग पूरे मॉन्यूमेंट्स पर की गई है, पूरे मंदिर पर खूबसूरत लाइटिंग की गई है। ये G20 देशों की अध्यक्षता भारत को जो मिल रही है, उस उपलक्ष्य में खुशी के मौके पर ये लाइटिंग जो है इन सभी मॉन्यूमेंट्स पर यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत जो है सहस्त्रबाहु का जो ये मंदिर है, जिसे सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, यहाँ खूबसूरत लाइटिंग कर इसे चमकाया गया है। अभी और भी यहाँ पर कार्य जो है लगातार जारी है और 7 दिसंबर तक, जब तक पहली बैठक उदयपुर में आयोजित नहीं होगी, तब तक यहाँ पर इस तरह की जो लाइटिंग है वो लगातार लगी रहेगी। रोजाना रात को जो लाइटिंग है वो यहाँ पर लगेगी। ये एक खुशी मनाने का जो तरीका है, ये जो केंद्र सरकार ने अपनाया है कि देश भर के 100 मॉन्यूमेंट्स पर लाइटिंग की गई है, उसमें उदयपुर का सहस्त्र बहु मंदिर मतलब सास बहु मंदिर जो है वो भी शामिल है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरों में भव्य सजावट की गई है। दौसा के आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है।
पूरी चांद बावड़ी का परिसर आकर्षक रोशनी से जगमग है। चांद बावड़ी की सीढ़ियों पर G20 प्रदर्शित किया गया है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इसी तरह दौसा की चांद बावड़ी सहित देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरों में रोशनी की जाएगी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत में जितने भी मॉन्यूमेंट है, खास तौर से ऐसे सोच चुने हुए मॉन्यूमेंट जो सरकार चाहती है कि अपेक्षा करती है कि वो मॉन्यूमेंट और बेहतर से बेहतर बने, तो उसमें एक चांद बावड़ी को चुना गया है। राजस्थान में जो जयपुर सर्किल है उसमें 3 मॉन्यूमेंट है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, डीग पैलेस और चांद बावड़ी। क्योंकि अब ये डे टू डे लोग आने लगे हैं देशी और विदेशी, तो गवर्नमेंट की भी यहाँ ध्यान आकर्षण हो रहा है डे टू डे कि यहाँ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि यहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलें। तो वही चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर भी दूधिया सजावट की गई। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला विश्व विरासत में शामिल है, उस पर सफेद रोशनी की गई है। कालिका माता मंदिर, विजय स्तंभ, कुंभा महल पर पीली सजावट की गई है। कुंभा महल और विजय स्तंभ पर समिट से जुड़ा बैनर लगाया गया है। तोपखाना भवन के पास LED लाइटिंग की गई है। 7 दिसंबर तक दुर्ग के विभिन्न स्मारक लाइटिंग से जगमगाते रहेंगे। तो भारत के G20 देशों का अध्यक्ष बनने के मौके पर देश भर में कई समारोह का आयोजन हो रहा है। आज के ही दिन यानी 1 दिसंबर को भारत को ये खास ओहदा मिला है। इस मौके पर देश भर के करीब 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर खास लाइटिंग की जानी है। इन 100 ऐतिहासिक स्थलों की लिस्ट में जैसलमेर के विश्व विख्यात सोनार दुर्ग का भी नाम शामिल है, जिसे लेकर जैसलमेर में तैयारियां जोरों पर हैं। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के विभिन्न मंदिरों सहित मुख्य द्वार आदि पर साफ सफाई की जा रही है। तो वहीं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ फोर्ट पर भी G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। भारत को G20 की औपचारिक अध्यक्षता मिलने के अवसर पर विश्व हेरिटेज में शुमार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर्षक लाइटिंग की गई। लाइटिंग के जरिए G20 के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित किया गया। तो वहीं जयपुर के मानसरोवर में वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव आगाज एक नए युग की शुरुआत माना गया। बिरला ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम स्कूल की प्रिंसिपल ने मालिनी मलिक ने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। स्कूल की उपलब्धियों पर 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और रोड टू एक्सेस का वितरण पेश किया गया। इस मौके पर संगीत रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। तो आगाज एक नए युग की शुरुआत की गई। वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की गई। और अब बात G20 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ऑनलाइन बैठक की। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने पर देश के कुछ विश्वविद्यालयों को G20 के वर्ष भर के अभियान में जोड़ा गया है, जिसमें जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय को भी जोड़ा गया है। G20 राष्ट्रीय समन्वय समिति की आज पहली ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें PM ऑफिस सचिव सहित UGC चेयरमैन, जिन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी इस बैठक से ऑनलाइन जोड़ा गया। जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति के श्रीवास्तव ने बताया कि G20 राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक में हमने हिस्सा लिया है। जोधपुर विश्वविद्यालय को यह अवसर मिला है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी एक अंग है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के साथ जो समन्वय समिति राष्ट्र की गठित की गई है, उस समन्वय समिति की आज पहली बैठक थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुख्य सचिव महोदय उपस्थित थे, चेयरमैन UGC और वो लोग जिन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है, सभी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सुनियोजित विकास के दावों की जयपुर विकास प्राधिकरण कैसे हवा निकाल रहा है, इसकी एक बानगी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में देखने को मिल रही है। कुव्यवस्था से जनता परेशान है और जिम्मेदार जुबान खोलने के लिए राजी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए।
अजब है जेडीए की माया, कोई समझ नहीं पाया। डेवलपमेंट के नाम पर जनता के पैसे दांव पर, बिना प्लान की प्लानिंग। आप देख रहे हैं पृथ्वीराज नगर के अंदर पहले रोड बनाई जाती है, फिर बिसलपुर पाइपलाइन के नाम के ऊपर उस पूरी रोड को उखाड़कर रख दिया जाता है। ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाता है, करोड़ों रुपए पेड़ पौधों पर खर्च किया जाता है। अब उन पेड़ पौधों के ऊपर से ड्रेनेज लाइन यहां पर बिछाने का काम जारी है। जेडीए के पास जयपुर शहर के विकास का जिम्मा है, लेकिन उसके इंजीनियर बिना प्लान की प्लानिंग बनाते हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। आरोप है कि जेडीए के इंजीनियर डेवलपमेंट के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बर्बादी करते हैं और तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। जिम्मेदारों की खामोशी आरोपों को हवा देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो यहाँ पर लाइट्स देख रहे हैं, महज 2 महीने पहले ये रोड लाइट्स यहाँ पर शुरू की गई है। करोड़ों रुपया खर्च कर यहाँ पर रोड लाइट केबलिंग का काम किया गया है। अब उन्हें उखाड़कर यहाँ पर ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी, फिर इन रोड लाइट्स के लिए ही नए सिरे से टेंडर किया जाएगा और वापस ये रोड लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएगी। और ये गलत है, पहले इनकी कोई डिपार्टमेंट की प्लानिंग नहीं होती पहले से कि क्या करना है। अगर इस तरीके से नई नई सड़कें बनती हैं, अभी यहाँ भी बनी 100 फीट रोड, 200 फीट रोड, इनको रोड नए प्रोजेक्ट के लिए कभी बिसलपुर लाइन, कभी किसी नए इनकी मरम्मत की जाती है टाइम से। कभी किसी का बहाना बना देते हैं, कभी सीवर लाइन डाल रहे हैं, कभी पानी लाइन डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रोड लाइटें लगाई गई थी दिवाली के आसपास, अब उनको उखाड़ने लग गए। सुनियोजित विकास के दावों की हकीकत आप खुद देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसे को ठिकाने लगाते हैं। पहले सड़क बनाते हैं, फिर उसे उखाड़कर सीवरेज और पाइपलाइन डालते हैं, फिर दोबारा सड़क बनाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, स्ट्रीट लाइट लगाते हैं और अब ड्रेनेज लाइन डालने के नाम पर पेड़ पौधों और रोड लाइट्स को उखाड़ने पर आमदा है। इस बारे में जब न्यूज 18 राजस्थान ने जेडीए के इंजीनियर से बात करनी चाहिए तो बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। कहना गलत नहीं होगा कि उनकी चुप्पी उन पर लगे तमाम आरोपों को हवा दे रही है, करप्शन की कहानी कह रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।